सर्किट की। अब इस सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर लगाएंगे हम लोग, है ना। फिर से वही काम कर रहे हैं, एक इंडक्टर लगा दिया हमने। इंडक्टर लगाने के बाद इसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स से हमने जोड़ दिया, ये बन गया हमारा सर्किट, ठीक है। अब फिर से वही किरचॉफ की लॉ लगाते हैं, किरचॉफ की वोल्टेज लॉ। जो ईएमएफ, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इक्वेट करके, बात तो वही है, यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा, चाहे तो ऐसे ही लिखिए कि ई यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा कितना, LdI/dt। आई होप ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि ईएमएफ जो इंडक्टर के क्रॉस जनरेट होता है वो इतना होता है। ये बात समझ में आ रही है ना। आई होप ये बात क्लियर है आपको। इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ कितना जो ड्रॉप होता है वो इतना होता है, इतनी एनर्जी ड्रॉप होती है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू LdI/dt हो गया, हमने उधर कर दिया इक्वल टू, पहले हमने माइनस इज इक्वल टू 0 लिखा होगा, फिर उधर लिख दिया होगा इज इक्वल टू LdI/dt। अब आप क्या करिए, dt को उधर ले जाइए, l को नीचे ले जाइए और आप इसे di के टर्म्स में लिख सकते हैं, di इज इक्वल टू E/L dt। Is that clear till now? Very simple it is it not? These all things are simple. You just need to go through, and even if for a one it doesn't get clear, do not lose hope. Do watch the video. Do watch. Do go for the books. I mean, just go through the books, then watch the video. Then after again you can go through the books, and slowly things will get clear. Okay. There is no need to get so much frightened or so much panic for it. Di is equal to E/L dt. ये ईएमएफ जो है उसको उसके इसी इक्वेशन के रूप में लिख लो, है ना, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन के रूप में खोल के, E0 sin ωt dt, ठीक है। L तो है ही अपनी जगह, di। तो ये स्मॉल करंट है, पूरा करंट लाने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से I करंट डेवलप हुआ, 0 से t टाइम के बीच में कितना ये हुआ है ये हम इंटीग्रेट करके ले आ देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, अब आगे बढ़ के मैं ये मिटा के जल्दी से इसको करता हूँ इसमें, ये देखिए। अब ये ऊपर लाते हैं, di इंटीग्रेट होकर I आ जाएगा हमारा, ठीक है। चाहो तो उसको I0 से I लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर I-0 लिखोगे अगले स्टेप में। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नॉट क्रिएटिंग सो मच कन्फ्यूजन, ठीक है। I लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू E0/L बाहर करिए, क्योंकि ये नॉन इंटीग्रेबल क्वांटिटीज़ हैं, ये कांस्टेंट हैं। और इंटीग्रेट करना था मुझको यहाँ पे sin ωt dt 0 से t। तो अगर जब इसको इंटीग्रेट किया होगा तो मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको, जैसे मैंने बताया था ωt को कोई और वेरिएबल मान लेना और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देना, और डिफ्रेंशिएट करके फिर dt की जगह जो आता है वो लिखोगे। तो बस होगा क्या, तुम इसको करने का बहुत आसान तरीका है। sin x का आप cos x जानते हैं, sin t का cos t होता है, और sin ωt है अगर t के साथ कुछ और लगा है तो यार वो चीज़ नीचे लगा दो, बस वो डिवाइड हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, E0/L ये हो जाएगी 1/ω cos ωt माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगा, ये पूरी चीज़ माइनस में है, ठीक है, 0 से t। तो E0/L माइनस बाहर कर लो, ओमेगा भी बाहर कर लो, और ये आ गया cos ωt, ठीक है, 0 से t, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हम ये जो लिमिट लगाई हुई है हमने, अभी हम इस लिमिट को हटा दे रहे हैं। वो इसलिए हटा दे रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको एक जनरल इक्वेशन के रूप में देख रहे हैं। तो हमको तो कोई लिमिट पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक के लिए, हमें कहाँ पता, हमें तो एक जनरल इक्वेशन निकालनी है। तो लिमिट अभी नहीं लगाते हैं फ़िलहाल, है ना, लिमिट हटा देते हैं इसमें। तो देखिए क्या होगा। अब E0/ωL cos ωt मेरे पास इक्वेशन आ गई। मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ अपनी पुरानी इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन? जो मेरे पास प्योर रजिस्टर सर्किट में आई थी, E0/R sin ωt से। और हमारा जो फेज़र आया था उसमें वो जिस डायरेक्शन में ईएमएफ था उस डायरेक्शन में ही करंट था, मतलब उन दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं था। तो दोनों एक, इसलिए हम लोगों ने दोनों को एक कोइंसाइडिंग वेक्टर से बना दिया था, फेज़र से, सॉरी। इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस में इक्वेशन आ रही है और यहाँ नेगेटिव भी आ रहा है। तो ये सब हटा के इसको ऐसा ही कुछ बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, काम करिए, मैं ज़रा नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। माइनस E0/ωL इसको लिख लीजिए, आप जानते हैं ये फॉर्मूला,
साइन ओमेगा टी, या आप इसे लिख लीजिए साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिख लिया आपने। फिर आप क्या करिए, ये माइनस अंदर ले जाइए, तो ई नॉट बाई ओमेगा साइन माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में जब साइन माइनस थीटा वाली वैल्यू आती है तो उसको हम लोग माइनस साइन थीटा लिखते हैं। आई होप ये बात याद है। वैसे अगर नहीं याद है तो मेरे वीडियोस में जाइए, मैंने स्पेशली एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर क्वाड्रेंट के कंसेप्ट पे बनाया हुआ है, आप उसे देखें। उसमें सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं कि हाउ दिस इज़ वर्किंग, हाउ इट शुड बी टेकन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ना, ये वाइजे वर्सा होता है। तो साइन, ये चीज़ साइन माइनस थीटा एक्चुअली माइनस साइन थीटा है, तो हमने क्या किया, इसको सोचा कि ये माइनस साइन, ये माइनस यहाँ रख दिए, तो ये माइनस साइन थीटा था, तो इसको हम साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखते हैं, तो एंगल अंदर ये माइनस अंदर कर सकते हैं। तो ये ई नॉट बाई ओमेगा एल हमारे पास आ गया, और ये जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी हो गया होगा, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लस हो गया होगा, ये माइनस, तो उसको हमने पहले लिख दिया, जो प्लस हो गया था माइनस को ये। अब तुम इस चीज़ को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, यही है सारा राज। ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करना है और फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ व्हाट यू हैव टू सी दैट एज यू हैव सीन दैट दीज टू इक्वेशंस दे कैन बी कंपेयर्ड। व्हेन यू सी यू फाइंड कि जहाँ पर रजिस्टर है ये क्यों आपस में कंपेरेबल है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी साइन का इक्वेशन बन के आ रहा है और ये भी साइन का इक्वेशन बन के आ रहा है। गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात मैं अब लिखने जा रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं आपने लिखा है तो आप इसे लिख लीजिए, आप दोबारा देख कर, ये तो वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, पीछे जाकर आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ज़रा इन दोनों में देखो, मैंने कहा कि ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी जो करंट की इक्वेशन आ रही है भाई, हमें ये पता है कि यहाँ जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज की इक्वेशन, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वोल्टेज की इक्वेशन ओमेगा टी है तो जो करंट आ रहा है वो वोल्टेज की इक्वेशन से पाई बाय 2 पीछे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा वोल्टेज है, अगर इससे हम वोल्टेज रिप्रेजेंट करते हैं या EMF रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि करंट जो है वो इससे पाई बाय 2 फेज लैग के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो ये इक्वेशन और भी बड़ी कर सकते हैं। पाई बाय 2 का फेज लैग है, अगर ये EMF की है तो करंट मान लेते हैं, आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा दिखा सकते हैं, वो कोई बड़ा, हमें फेज से मतलब है। देखो इस सब से मतलब नहीं होता कि ये कैसा है और दूसरी वाली वो कितनी आगे पीछे शुरू हुई है, ये देखा जाता है, ठीक है। मैं फिर समझा रहा हूँ, देखिए उसके बड़े होने से मतलब नहीं है। देखिए, तो अगर मान लेते हैं ये वोल्टेज है, मैं फिर दूसरी इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, तो जो करंट है वो उससे पाई बाय 2 पीछे जा रहा है। करंट की इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन से, यानी आप ये कह सकते हैं करंट यहाँ लैग कर रहा है पाई बाय 2। करंट और रजिस्टर, अगर इस सर्किट में रजिस्टर भी लगा होता ना तो करंट तो उसके अक्रॉस जाता, करंट रजिस्टर के अक्रॉस तुरंत जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। तो हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पर जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस, जो करंट और वोल्टेज का जो वहाँ पर फेज़र बना था तो कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो करंट की इक्वेशन आ रही है वो पाई बाय 2 माइनस आ रही है। इसका मतलब कि वो वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे है, पाई बाय 2 पीछे है। तो इसका मतलब अगर हम फेज़र बनाएंगे तो फेज़र में अगर इससे हमने वोल्टेज बनाया, मान लेते हैं इससे हमने EMF को जनरेट किया, मान लेते हैं ये हमने EMF की इक्वेशन बनाई है, तो जो करंट की इक्वेशन होगी, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, फेज़र, जो करंट का फेज़र होगा वो पाई बाय 2 पीछे होगा, ठीक है। मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ, आप ये इक्वेशन लिख लीजिए कहीं पे, इधर मैं मिटार के फिर से बना दे रहा हूँ,
2 मिनट लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जल्दी से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मैं फिर से यहाँ मिटा के बना दे रहा हूँ। देखो ये इक्वेशन थी हमारी sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो जो हमारे पास फेज़र आया, हमने देखा कि फेज़र अगर ईएमएफ का फेज़र ये है तो करंट का जो फेज़र होगा उससे पाई बाय 2, ये एंगल पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पीछे होगा। अगर इस फेज़र से हम करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस फेज़र से हम ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो करंट है वो ईएमएफ से पाई बाय 2 पीछे है। ये ईएमएफ है तो करंट इससे पाई बाय 2 पीछे है, लैग कर रहा है, ठीक है, पीछे है, इसे लैग कर रहा है। क्लॉकवाइज देख रहे हैं ना, माइनस क्लॉकवाइज मतलब ये माइनस, क्लॉकवाइज इसीलिए माइनस लिखा है कि माइनस पाई बाय 2 पीछे है। इतनी बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई कि करंट कितना पीछे है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फिर से कंपेयर करो। तो जो हमने इंडक्टर की इक्वेशन निकाली उसमें हमने पाया कि करंट लैग करता है, यहाँ पे पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट का। मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है यार कि इंडक्टर के अक्रॉस तुरंत करंट डेवलप नहीं हो पाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस में देखिएगा जाके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखा था आपने कि जब इंडक्टर के अक्रॉस हम करंट दौड़ाने की कोशिश करते हैं तो लेंज लॉ के हिसाब से एक बैक करंट आता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, और ये तब तक होता है जब तक कि वो करंट उसके बराबर ना हो जाए। तो जो भी, तो इसी वजह से हमेशा जब करंट, अभी करंट अगर मान लेते हैं तुमने स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको बैक ईएमएफ इस डायरेक्शन में मिलेगा, यानी बैक डायरेक्शन में एक करंट मिलेगा। तो वोल्टेज तो डेवलप हो जाता है लेकिन करंट डेवलप नहीं हो पाता, करंट उससे वोल्टेज से पीछे रह जाता है। फिर वो धीमा होने लगेगा करंट, तो ये करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी। फिर जैसे ही ये कम होगा और दूसरे डायरेक्शन में ये होगा तो ये लगातार ये पलटता रहता है ना। तो इसका मतलब ये है कि करंट को बिल्डअप होने में समय लग जाता है। इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज पहले बिल्डअप होता है, करंट बिल्डअप नहीं हो पाता क्योंकि बैक ईएमएफ मिलता है, उसको बैक करंट मिलता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो लेंज लॉ आपने पढ़ी है, फैराडेज की लॉस पढ़ी है, लेंज लॉ आपने पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में नहीं पढ़ा तो वीडियोज़ में देखिए जाके। ओके, सो ये बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ करंट जो है पीछे है। याद रखना आज से कि इंडक्टर में करंट वोल्टेज के पीछे चलता है। वोल्टेज डेवलप हो जाता है लेकिन करंट तुरंत डेवलप नहीं होता। अगर वोल्टेज इधर का है तो करंट इधर का पाई बाय 2 पीछे होगा। फिर जब वोल्टेज उधर का, क्योंकि करंट वोल्टेज की वजह तो लगातार बदल रही है ना, अल्टरनेटिंग में तो लगातार वोल्टेज की बदलती है, तभी तो करंट की बदलती है। वोल्टेज इधर का है, फिर कुछ देर में वोल्टेज इधर का होगा, फिर ये होगा, और ये चीज़ 1 मिनट में पता नहीं कितनी साइकिल हो जाती है। ये सब उसकी फ्रीक्वेंसी, अभी सब चर्चा होगी यहाँ पे। लगातार करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। हमारे यहाँ जो घर में सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई आती है, 50 बार 1 सेकेंड में वो इधर उधर होता है, ध्यान रखिए लगातार। लेकिन देख नहीं सकते आप, चूँकि आपकी आँख वो देख नहीं सकती। आपकी आँख उतने, जब तक आप उसको जलता हुआ देखती हैं वो बुझ चुका होता है, बुझते हुए देखती हैं तो जल चुका होता है। ये लगातार चेंज हो रहा है रेगुलरली, आइज कांट परसेप्ट इट। ओके, वापस आते हैं। तो याद रखिए इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे होता है, वो वोल्टेज से करंट पाई बाय 2 पीछे, फेज लैग है। ये चीज़ यही बस देखने के लिए बताई थी, इतने लिए चीज़ जानने की ज़रूरत थी। दूसरी चीज़, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन करने में बहुत सहायक है। देखो यहाँ पर करंट में हमने देखा था, हम अपने रजिस्टर सर्किट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि रजिस्टर सर्किट में वोल्टेज और करंट एक फेज़ में होते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं होता। जैसे ही वोल्टेज दिया आपने तुरंत रजिस्टर के अक्रॉस करंट दिखेगा आपको, कोई फेज़ डिफरेंस नहीं। लेकिन यहाँ इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज दिया तो करंट थोड़ी देर बाद डेवलप हुआ। अब थोड़ी देर के बाद का मतलब नहीं कि 10-5 घंटा ले लेगा, वो नैनो सेकेंड्स में ये चीज़ें होती हैं, बट तुरंत तो नहीं होती ना, दैट्स वाई। कैपेसिटर में इसी का उल्टा हो जाएगा, अभी देखना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह जो चीज़ है वो देखिए क्या है यहाँ पर, ये है। कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशन को, E0/R, E0/ओमेगा है। ये जो रेजिस्टेंस आया है, ये रेजिस्टेंस उस वायर की प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, ये उस वायर की डिज़ाइनिंग का पार्ट है। उसकी डिज़ाइनिंग ऐसे कर दी गई है सोलेनॉइड जैसी, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस उसे मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस उसके मैग्नेटिज्म की वजह से है। इसको मैग्नेटिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप, इसका एक स्पेशल नाम है।
इसको कहते हैं रिएक्टेंस। ओके, तो दिस इज, चूंकि वी आर कंसर्न विद इंडक्टर, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको डोनेट करते हैं हम लोग एक्सएल से। ये रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से डिनोट होगा और ये वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा एल। तो ये एक प्रकार का मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है। हम जो बात कर रहे थे उसमें ये इंडक्टर लगा हुआ था, इंडक्टर के साथ एक सोर्स लगा था, तो क्या इसमें रेजिस्टेंस नहीं था? था, रेजिस्टेंस भी था, चर्चा नहीं हो रही। बस चर्चा अभी मैग्नेटिक रेजिस्टेंस की आ रही है कि उसके मैग्नेटिज्म की वजह से, उसके सॉलिनॉइड होने की वजह से जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो कितना है भाई? तो एक इंडक्टर में उसके मैग्नेटिज्म, उसके सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको मैग्नेटिक रिएक्टेंस कहते हैं। और उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स बना के एल लिख लो, एल मतलब इंडक्शन, और ये वैल्यू ओमेगा एल होती है। अब ये ओमेगा क्या है? ओमेगा है 2 पाई बाय टी, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगे वही ओमेगा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एंगल, समय कितना लगा, टाइम पीरियड के बराबर। 1 अपॉन टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी होती है। इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लिखेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ, जहाँ पर ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, रियल फ्रीक्वेंसी, और ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये बात समझ में आई आपको? इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो अभी हमने इंडक्टिव की बात की। प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो हमारे पास रिएक्टेंस आ रहा है इंडक्टिव, वो ओमेगा एल आ रहा है। चाहे तो ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। क्या दिक्कत की बात है? ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और फिर मैं अब बताता हूँ आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 2-3 सर्किट में जब डिस्कस कर लूँगा, कम से कम प्योर वाले तो कर ही लूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जब क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तभी तुमको असली मज़ा आएगा। ये मज़ा अभी है ही नहीं कुछ यहाँ पे। The more fun is about to come. It will come in some time when we are going to just end up with the circuit and start with some numericals. देखिए, numericals are very important. Without applying the numericals, you won't be able to get the physics. Okay, physics is all about numericals. The more the number of, because numericals are actually the applications. The more the applications you are trying, it means the better you have gone the concept through. Because if you have not gone through the concept, it won't be possible for you to solve out the numericals. I mean, numericals are the best way to recognize yourself, to analyze yourself, to evaluate yourself, whether we are able to solve a problem or not. If you would be able to, then surely you are going to. Okay, अगर आप सक्षम होंगे न्यूमेरिकल करने में, तो इसका मतलब है कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, नहीं तो आप फंसेंगे हर न्यूमेरिकल में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सर्किट कैपेसिटिव की बात करते हैं। ठीक है।